अस्सलाम वालेकुम स्टूडियो में बात करेंगे प्रीनेटल डायग्नोसिस की। व्हाट इज़ प्रीनेटल डायग्नोसिस? प्रीनेटल डायग्नोसिस आर बेसिकली टेस्ट टू आइडेंटिफाई एनी फीटल एबनॉर्मेलिटी, वेदर वो जेनेटिक हो या वो कहते हैं एनाटॉमिकल हो। एंड वाई इज़ इट इंपॉर्टेंट? इट इज़ इंपॉर्टेंट ताकि वी कैन रीअश्योर द पेरेंट्स बाय रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ एनी अनडायग्नोस्ड फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ टू मैक्सिमाइज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू पेरेंट्स, एंड इफ़ एनी एबनॉर्मेलिटी इज़ प्रेजेंट उनको बता सकें कि भाई ये एबनॉर्मलिटी है आपके फीटस में या आपके बच्चे में। अलाउ द पेरेंट्स टू टेक डिसीजन वेदर दे वांट टू कंटिन्यू और टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, एंड अलाउ एनी अप्रोप्रिएट पेरीनेटल मैनेजमेंट एंड इंट्रा यूट्राइन ट्रीटमेंट। जो भी एबनॉर्मलिटी मिली होगी उसकी अगर कोई हमको ये कहते हैं पेरेंट्स इजाज़त दें तो हम जो भी उसकी ट्रीटमेंट है वो कर सकें। प्रीनेटल डायग्नोसिस में मेन जो क्लासिफिकेशन याद रखनी है दो तरह की होती है, नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव हमारे पास तीन आती हैं: अल्ट्रासाउंड, maternal serum levels of specific biomarkers like your beta HCG, your ये कहते हैं pregnancy associated प्लाज्मा प्रोटीन ए, और अभी हम आगे और दो तीन पढ़ेंगे, एस्ट्राडायोल इनहिबिन, एंड ऑल्सो असेसमेंट ऑफ सेल फ्री डीएनए या सेल फ्री फीटल डीएनए इन मैटरनल सर्कुलेशन। ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम प्रीनेटल डायग्नोसिस करते हैं। इन्वेसिव टेस्ट में हमारे पास क्या तीन आते हैं जो कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे: एम्नियोसेंटेसिस, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग एंड कॉर्डोसेंटेसिस। ये जो टेस्ट होते हैं इनको भी फर्दर स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक के उसमें रखा जाता है। इन्होंने टेबल लिया है। स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, डिफरेंसेस क्या है? जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो सारी वुमेन कराती हैं, वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट वो वुमेन कराती हैं वो एट हायर रिस्क। स्क्रीनिंग टेस्ट का पर्पज़ यही होता है ताकि हम जो भी हायर रिस्क ग्रुप हो उसको सेलेक्ट कर सकें। वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट का पर्पज़ ये होता है कि हम जो भी एबनॉर्मेलिटी मिली है हाई रिस्क पेशेंट में उसको डायग्नोस कर सकें। स्क्रीनिंग टेस्ट के मेथड्स क्या हैं? मैटरनल हिस्ट्री, मैटरनल बायोकेमिस्ट्री, मैटरनल वायरोलॉजी एंड अल्ट्रासाउंड। वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट के सारे क्या मेथड्स हैं? अल्ट्रासाउंड और सारे इन्वेसिव टेस्ट लाइक एम्नियोसेंटेसिस, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग एंड कॉर्डोसेंटेसिस। प्री रिक्विजिट क्या है टेस्ट के लिए कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके लिए हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट भी अवेलेबल हो ताकि अगर कोई हाई रिस्क ग्रुप मिल जाए उसको हम सीधा डायग्नोस्टिक टेस्ट में डाल दें। एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए प्री रिक्विजिट ये है कि पेशेंट अवेयर हो कि क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं। इस तरह अभी आगे पढ़ेंगे। इन सारे टेस्ट में अराउंड 1% या 2 to 5% चांस होता है मिसकैरेजेस का। एंड रिस्क क्या होता है टेस्ट का? टेस्ट का अपना रिस्क ये होता है कि जो पेशेंट होगा, जो टेस्ट करा रहा होगा, जो स्क्रीनिंग टेस्ट करा रहा होगा उसको ये एंजाइटी होगी कहीं स्क्रीन पॉजिटिव रिजल्ट ना निकल जाए, एंड जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करा रहा होगा उसको मिसकैरेज की एंजाइटी थोड़ी बहुत स्मॉल रिस्क होता है। तो हम बात कर लेते हैं हमारे इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टेस्ट से। अलग से 10 टीचर्स में उन्होंने टेबल पर सारा दिखाया हुआ है कि कौन से हमारे पास टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से हमारे पास होते हैं, इन्वेसिव वाले, अन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव में एक ही अल्ट्रासाउंड जिसके थ्रू हम क्या डायग्नोस कर सकते हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, गैस्ट्रोसिस, सिस्टिक एडिनोमेटॉइड मेलफॉर्मेशन ऑफ लंग एंड 2010 ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम डायग्नोस कर सकते हैं। वेयरएज इन्वेसिव टेस्ट में हम अभी हम ये कराऊंगा, मैं इरफान से ही सारा कराऊंगा कि एम्नियोसेंटेसिस और क्रॉनिक वेरियस सैम्पलिंग के थ्रू हम डाउन सिंड्रोम, स्पाइना बाफिडा, थैलेसीमिया या कॉर्डोसेंटेसिस के थ्रू हम एलो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये कंडीशंस हैं इनको हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एम्नियोसेंटेसिस पे। एम्नियोसेंटेसिस क्या है? इट इज़ बेसिकली एस्पिरेशन ऑफ द एम्नियोटिक फ्लूइड विच इज़ डन फ्रॉम 15 वीक्स ऑनवर्ड्स। ये इसकी टाइमलाइंस ये चीज़ें याद रखनी होगी, बहुत आसान है कि फीचर्स क्या हैं। एम्नियोसेंटेसिस कराते कब है? 15 to 40 वीक्स के दरमियान कराते हैं। 15 वीक से पहले नहीं करानी। अगर 15 वीक से पहले कराएंगे सो देयर इज़ अ हायर चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस लाइक योर हायर सेल कल्चर फेलियर रेट, हायर रेट ऑफ मिसकैरेज, नियोनेटल टेलीपीस विच इज़ बेसिकली एक कंडीशन, एक फुट की कंडीशन होती है नियोनेट्स में जिसमें उनकी मसल्स और टेंडेंस प्रॉपर्ली फुट की डेवलपमेंट नहीं होती, एंड रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो सकती है नियोनेट को। ये इन्होंने इस तरह करके दिखाया हुआ यहाँ पे एम्नियोसेंटेसिस का प्रोसीजर के 15 से 40 वीक के दरमियान कराते हैं। रूट क्या होता है? अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रांस एब्डोमिनल सेमाइमीट्रियम। ये इन्होंने दिखाया है कि नीडल के थ्रू हमने एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट कर लिया, फिर एस्पिरेट करके उसको सेंट्रीफ्यूज में डाला, फिर जो उसके फ्लूइड कंपार्टमेंट है वो अलग हो गया, सेल कंपार्टमेंट अलग हो गया। जो सेल कंपार्टमेंट निकला है इसका हम फर्दर कल्चर करेंगे, बायोकेमिकल कल्चर, हिस्टोकेमिकल कल्चर, क्रोमोजोमल कल्चर। उसके थ्रू हम डिटेक्ट करेंगे कि कोई एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है। और इन्होंने 10 टीचर्स में इस तरह करके फर्दर दिखाई है, ज़्यादा अच्छी तस्वीर दिखाई दी एम्नियोसेंटेसिस की। किसमें होता क्या है? जो हम फ्लूइड एस्पिरेट कर रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड एस्पिरेट कर रहे हैं, 15 to 20 मिलीलीटर्स एस्पिरेट करते हैं। अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है, ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड है, अल्ट्रासाउंड गाइड कर रहे हैं और उसके थ्रू हम डाल लें, नीडल डाल लें, फ्लूइड को एस्पिरेट कर रहे हैं। एंड एस्पिरेट करके जो सेल्स हम सैंपल करते हैं, कौन से सेल्स हम सैंपल करते हैं? फीटल फाइब्रोब्लास्ट एंड एमनियोसाइट्स। रिस्क ऑफ मिसकैरेज 1% या 10 टीचर्स में लेस दैन 0.5% लिखा हुआ है। जो जब हम एस्पिरेट कर लेंगे, अब जो ये फ्लूइड मिलेगा, ये जो सेल्स मिलेंगे, इनको जब हम कल्चर वगैरह कर लेंगे, इन सेल्स का जो डायरेक्ट कैरियोटाइप रिजल्ट होता है वो हमको विदिन 24 to 48 आवर्स मिल जाते हैं। एंड इन सेल्स का कल्चर, फुल कल्चर कैरियोटाइप रिजल्ट हमको मिलता है विदिन 7 to 10 डेज़ में। इंडिकेशंस क्या होती हैं एम्नियोसेंटेसिस कराने की, क्यों कराते हैं? अगर तो हमको स्क्रीनिंग टेस्ट में, पीछे जो हमने स्क्रीनिंग टेस्ट किया था उसमें हमको कोई एन्यूप्लॉइडी मिले, कैरियोटाइपिंग की कोई एन्यूप्लॉइडी मिले लाइक डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। और हम क्यों कराते हैं? फॉर डीएनए एनालिसिस इफ़ द पेरेंट्स आर कैरियर्स ऑफ एनी आइडेंटिफाइबल जीन म्यूटेशंस लाइक थैलेसीमिया,
for enzyme assays to look for any inborn errors of metabolism, for diagnosis of fetal infections like cytomegalovirus or toxoplasmosis, and for estimation of the amount of amniotic fluid के कहीं वो क्या कहते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोस या ओलिगोहाइड्रोमनियोस तो नहीं है, तो ये हम कराते हैं एम्नियोसेंटेसिस। उसके बाद हम आते हैं कोरियोनिक वेलस सैम्पलिंग में। कोरियोनिक वेलस सैम्पलिंग में क्या कर रहे हैं, ये हम कराते हैं 11 वीक्स ऑनवर्ड्स, 11 वीक्स के बाद कराते हैं, उससे पहले नहीं करा रही। उससे पहले अगर कराएंगे तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं हमारे पास, फीटस में क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट डेवलप हो सकता है, डिजिटल एम्पुटेशन एब्नॉर्मैलिटीज आ सकती हैं। कोरियोनिक वेलस कैन बी कंटेमिनेटेड विद मैटरनल सेल्स, इंक्रीज रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड बॉर्न वायरसेस लाइक HIV एंड हैप बी। तो इसमें कोरियोनिक वेलस सैम्पलिंग में हम ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स को एस्पायरेट करते हैं 11 वीक्स ऑनवर्ड्स। तो जेस्टेशन वीक्स क्या है, 11 से 40 वीक्स के दरमियान करा सकते हैं, उसका 15 to 40 था। 2 रूट्स होते हैं, एक तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रांस एब्डोमिनल टू मायोमीट्रियम, जो कि हम जिस तरह ये वाला कर रहे थे। दूसरा रूट होता है अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रांस सर्वाइकल, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। यूजली हम ट्रांस एब्डोमिनली करते हैं, ट्रांस सर्वाइकल बहुत कम से कम यूज़ किया जाता है। ट्रांस एब्डोमिनल उन्होंने दिखाया हुआ है कि अल्ट्रासाउंड का प्रोब लगा हुआ है, अल्ट्रासाउंड गाइडेडली नीडल डाली, ट्रांस एब्डोमिनली आपने जहाँ पे कोरियोनिक सेल्स प्रेजेंट हैं वहाँ से आपने कोरियोनिक सेल्स को ट्रोफोब्लास्ट सेल्स को ट्रोफोब्लास्ट सेल्स को सैंपल कर लिया, उनको एस्पिरेट कर लिया। वेरस ट्रांस सर्वाइकल क्या होता है, ट्रांस सर्वाइकल में ये होता है कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड, इसमें हम क्या करेंगे कि हम या तो सर्विक्स के अंदर एक कैथेटर डाल देंगे, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि इन्होंने कैथेटर डाला है, या हम इसमें क्या करेंगे, हम जो बायोप्सी फोर्सेप्स होते हैं उनको जाके वहाँ से फिर हम जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं उनको फिर एस्पायरेट करेंगे। ट्रांस सर्वाइकल क्यों करते हैं, ट्रांस सर्वाइकल इसलिए करते हैं कि इफ़ यूट्रस इज़ आइदर रेट्रोवर्टेड और द प्लासेंटा इज़ लो ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस, तभी हम क्या कहते हैं ट्रांस सर्वाइकल करते हैं, वरना नॉर्मली ट्रांस एब्डोमिनली आराम से हो जाता है कि ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो हैं उनको एस्पायरेट करेंगे। रिस्क ऑफ मिसकैरेज जिसमें 2% दिया हुआ है, वैसे 10 टीचर्स में लेस दैन 0.5% इसका भी दिया हुआ है। और वही कि जो हम एस्पिरेट कर लेंगे, इन्होंने दिखाया हुआ है कि कैथेटर यहाँ से ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स को ले रहा है, जब हम सैम्पलिंग कर लेंगे तो उन सैम्पलिंग में से जो डायरेक्ट कैरियोटाइप रिजल्ट है वो हमें 48 आवर्स के अंदर मिल जाता है, जो कल्चर का रिजल्ट होता है वो 7 to 10 डेज़ में मिलता है। इंडिकेशंस क्या होती हैं, वही इंडिकेशंस हैं जो एम्नियोसेंटेसिस की थी कि फॉर कैरियोटाइपिंग इफ screening test suggests any aneuploidy, and for DNA analysis if the parents are carriers of any identifiable gene mutations like thalassemia or cystic fibrosis. Then your last invasive procedure is your chordocentesis. Chordocentesis में क्या हो रहा है, it is done after 20 weeks. इसमें जो हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वहाँ से हम एस्पायरेट करते हैं कि फीचर्स क्या हैं, 20 to 40 वीक्स के दरमियान कर सकते हैं। रूट वही है ट्रांस एब्डोमिनल यूट्राइन मायोमीट्रियम के थ्रू के ये अल्ट्रासाउंड के थ्रू नीडल डाली। अब नीडल हम देख सकते हैं कहाँ पे डाली हुई, जो जिधर अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड की भी सिर्फ ये नहीं कि कहीं भी अम्बिलिकल कॉर्ड से ले लेंगे, उसकी एक स्पेसिफिक साइट है नियर द इंसर्शन टू प्लेसेंटा, जहाँ पे प्लेसेंटा से अटैच हुई हुई अम्बिलिकल कॉर्ड, वहाँ से हम बेसिकली एस्पायरेट करते हैं। फीटल वाइट ब्लड सेल्स को सैंपल करते हैं, इसमें रिस्क ऑफ मिसकैरेज इज 2 to 5%। डायरेक्ट कैरियोटाइप रिजल्ट इज नॉट नीडेड, कल्चर कैरियोटाइप रिजल्ट इसका मिल जाता है विद इन 24 to 48 आवर्स। इसमें कैरियोटाइपिक रिजल्ट इतना नीडेड नहीं होती, क्योंकि यूजली जो इसकी मेन इंडिकेशन होती है ना, इट इज़ डन टू सस्पेक्ट एनी फीटल एनीमिया और एनी फीटल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये हर हाल में याद रखना है, बाकी बेशक याद हो या ना याद हो, इस वाले पॉइंट को याद रखना है कि इट इज़ डन टू व्हेन एनी फीटल एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज सस्पेक्टेड। वैसे अलग से फीटल कैरियोटाइपिंग, फीटल इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर, इवेल्यूशन ऑफ फीटल एसिड बेस कंडीशन और आइसोमिनाइजेशन के लिए भी कराते हैं, लेकिन फर्स्ट पॉइंट हर हाल में याद रखना होगा। एंड इसकी भी कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर बिफोर 10 वीक्स करेंगे तो देयर इज़ हायर रेट ऑफ मिसकैरेजेस। तो ये थे इन्वेसिव हमारे पास प्री नेटल डायग्नोसिस के प्रोसीजर्स। अगर हम अलग प्री नेटल डायग्नोसिस टेस्ट की बात करें जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज़ आ जाती हैं, तो उनको हम क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज़ में क्या आती हैं, हमारे पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ जाते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इस तरह के हो सकते हैं, एनएनसेफेली, एनसेफेलोसील, स्पाइना बिफिडा, जिसमें से स्पाइना बिफिडा, ओकल्टा, माइलोमेनिंजोसील और मेनिंजोसील। एंड इसके क्या मार्कर्स होते हैं जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे एंटी नेटल केयर के, कि एक तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए हमारे पास मिड ट्राइमेस्टर में जो मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन होगा वो एलिवेटेड होगा, साथ में हमको एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस मिलेगा एमनियोटिक फ्लूइड में, हमको एनएनसेफली एंड एनसेफेलोसीन आराम से फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो अल्ट्रासाउंड होता है, जो डेटिंग स्कैन हम करते थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो मैंने एंटीनेटल केयर में पढ़ाया था, जो हम अल्ट्रासाउंड करते थे उसमें हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। स्पाइना बिफिडा को हम आराम से सेकंड ट्राइमेस्टर में जो एनोमली स्कैन होता है 20 वीक में जो कराया जाता है, 22 वीक्स में जो कराया जाता है, उसमें हम डिटेक्ट कर लेते हैं। स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स यहाँ मिलती हैं जो कि MCQs के लिए याद होनी चाहिए कि एनएनसेफेली में हमको एब्सेंस ऑफ क्रेनियम मिलेगा एंड बल्जिंग ऑफ आइस, फ्रॉग लाइक अपीयरेंस मिलेगी फीटस की, एंड 99% ऑफ द टाइम इट इज डिटेक्टेड बाय 20th वीक। स्पाइना बिफिडा में देयर इज अ डिफेक्ट इन वर्टिब्रल बॉडीज, फ्रंटल बोन स्कैल्पिंग विच इज़ अ लेमन शेप्ड स्कल मिलता है, एबनॉर्मल शेप्ड सेरेबेलम एक बनाना साइन पॉजिटिव मिलता है, एंड अप टू 95% डिटेक्शन इसकी भी हो जाती है। प्रिवेंशन किस तरह होती है न्यूरो ट्यूब डिफेक्ट्स की, हमने फर्स्ट ईयर से पढ़ता है कि हमको फॉलिक एसिड्स, मैटरनल फॉलिक एसिड्स देने चाहिए, फॉलिक एसिड्स के सप्लीमेंट्स देने चाहिए।
एंड दे शुड बी गिवन 3 months प्रायर टू क्या कहते हैं कॉन्सेप्शन एंड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में तो हर हाल देनी होते हैं। डोज उन्होंने दिखाई हुई 400 माइक्रोग्राम फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन एंड 5 मिलीग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस और इन द केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, मतलब फीमेल को अगर टाइप 1 हो। अलग से और क्या क्या हमारे पास आते हैं, कौन कौन से हमारे वो आ जाते हैं स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज़ कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ मोस्ट कॉमन है, किन में देखी जाती हैं? उन इंडिविजुअल्स में जिनमें या टाइप 1 डायबिटीज़ हो या जिन फीमेल्स का ड्रग एक्सपोजर हुआ हो टू एंटी कन्वल्सेंस या टू लिथियम। या उन्होंने ये बताया है कि इफ़ द फादर इज़ अफेक्टेड तो देयर इज़ अ 2% रिस्क एंड इफ़ द मदर या प्रीवियस 2 सिबलिंग्स आर अफेक्टेड तो देयर इज़ अ 10% रिस्क। अगेन जो एनोमली स्कैन के थ्रू ईजिली 20 या 22 वीक में हमको कार्डिक एबनॉर्मेलिटी मिल जाती है। एन्यूप्लॉइडी की बात करें तो ये देखा गया कि जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी है, दे रिकमेंड रूटीन टेस्टिंग फॉर एनी एन्यूप्लॉइडीज फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। कौन सी कॉमन है? डाउन सिंड्रोम सबसे कॉमन, दैन एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाओ सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में हमें क्या मिलता है? हमको टिपिकल अपीयरेंस किस तरह की मिल सकती है? फ्लैट फेशिस, एपिकेंथिक फोल्ड्स, सिंगल पाल्मर क्रीज। मेंटल रिटार्डेशन मिलती है कि मीन मेंटल एज एट 21 ईयर्स इज़ 5 ईयर्स, यानी कि जब वो इंडिविजुअल जिसको डाउन सिंड्रोम हो जब वो 21 साल का होगा तो जो उसकी एक वो जहनी जो सलाहियत होगी वो बिल्कुल 5 साल के बच्चे जैसी होगी। देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया। कॉन्जेनिटल मेलफॉर्मेशन से हमको नजर आती हैं लाइक कार्डिक सेप्टल डिफेक्ट्स, इंटेस्टाइनल एट्रीजिया, डेफनेस एंड पोस्ट नेटल आउटकम यही होता है कि देयर इज प्रीमेच्योर एजिंग, चांस ऑफ ल्यूकीमिया एंड रिड्यूस इम्यूनिटी एंड रिड्यूस लाइफ स्पैन। स्क्रीनिंग हम किस तरह करते हैं? स्क्रीनिंग हम किससे करते हैं? थ्रू अल्ट्रासाउंड स्कैन, जिसमें हम न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी चेक करते हैं, जो कि मैंने अगेन एंटीनेटल के एक वीडियो में बता दिया था। न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी का याद रखना कि इट इज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर डाउन सिंड्रोम, क्योंकि वो और डिफरेंट कंडीशंस में भी और डिफरेंट ट्राइजोमीज में भी वो हमको एलिवेटेड मिलती है। ये उन्होंने कुछ बायोकेमिकल मार्कर्स बताए हैं जो कि नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स में आ जाते हैं, जिसको मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे बताऊँगा। बायोकेमिकल मार्कर्स हमारे पास कौन कौन से? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम 10 to 14 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में कौन से कराते हैं? बीटा HCG एंड योर प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। एंड हमारे पास जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें हम क्वाड्रुपल टेस्ट कराते हैं, इन 4 मार्कर्स को हम चेक कराते हैं, बीटा HCG को, अल्फा फीटोप्रोटीन को, इनहिबिन ए को एंड अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल को। मेन इसमें डाउन सिंड्रोम का याद रखना होगा कि इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि बीटा HCG लेवल्स आर एलिवेटेड एंड पैप ए के लेवल्स अगर डिक्रीज हो तो दैट वुड इंडिकेट ट्राइसोमी 21। एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में भी फर्दर बीटा HCG के लेवल्स बड़े में हो, अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल कम हो, इनहिबिन के लेवल बड़े में हो और अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल के लेवल कम हो, सो इट वुड इंडिकेट ट्राइसोमी 21 विच इज़ डाउन सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम का याद रखना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दोनों बीटा HCG और पैप ए एंड सिमिलरली पटाओ का भी दोनों बीटा HCG और पैप ए दोनों क्या कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डिक्रीज मिलते हैं। बस सेकंड ट्राइमेस्टर में डिफरेंस ये है कि ट्राइसोमी 18 में जो इनहिबिन ए है वो नॉर्मल होगा, वेयरएज ट्राइसोमी 13 के लिए जो चारों हमारे पास मार्कर्स हैं वो चारों नॉर्मल होंगे। अलग से उन्होंने और डिजीज़ का नाम लिया है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, जिसको भी हम क्या कहते हैं PCR के थ्रू या साउदर्न एनालिसिस के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कि ऑटोसोमल डिसीज कंडीशन है, इसको भी हम हिस्ट्री के थ्रू या कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्टली जो 2 कॉमन हैं, सिकल सेल डिजीज़ एंड थैलेसीमिया हमारे मुल्क में जो कॉमन है। थैलेसीमिया को भी हम CVS से विच इज़ जो क्रोनिक विलेज सैम्पलिंग उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड सिकल सेल डिजीज़ को भी हम कुछ प्री नेटल डायग्नोसिस के थ्रू आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जिस तरह हमारी पॉपुलेशन थैलेसीमिया के लिए आ जाती है, सो देयर इज़ उनमें बेटर यही कि उनमें स्क्रीनिंग कराई जाए। इन दोनों के लिए स्क्रीनिंग किस तरह कराई जाए? थ्रू हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू प्री नेटल डायग्नोसिस। आई होप इस समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।